हेलो दोस्तों हम सोल्व कर रहे थे एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर। ये पेपर 2021 में हुआ था और 3 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पार्ट 1 में हमने उनमें से 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के पार्ट में हम अगले वाले 6 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इसमें बोला है, जब 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 केजी की वृद्धि होती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? अब देखो, पुराना व्यक्ति जिसका भार कितना था 38 केजी, उसको हटा के एक नया व्यक्ति जो है वो ऐड किया गया। तो जब नया व्यक्ति आ गया तो औसत भार में 2.8 केजी की क्या होगी? वृद्धि होगी। पहले तो देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत यानी एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? अब क्योंकि इस क्वेश्चन में भार की बात हो रही है तो एवरेज का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, कुल व्यक्ति। तो कुल व्यक्ति कितने हैं यहाँ पे? 5 हैं। अब देखो एवरेज वेट जो है उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। औसत भार क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर औसत भार आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ये आई एन सी का मतलब क्या है? एवरेज जो है वो इंक्रीज हुई। आई एन सी का मतलब इंक्रीज। तो एवरेज अगर इंक्रीज हुई तो इसका मतलब टोटल वेट भी क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा, तभी एवरेज इंक्रीज हुई ना। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज कितनी इंक्रीज हुई है? 2.8। तो एवरेज इंक्रीज, औसत वृद्धि, इसकी जगह आ जाएगा 2.8। और कुल भार कितना बढ़ा? टोटल वेट, टी डब्ल्यू का मतलब यहाँ टोटल वेट है, आई एन सी का मतलब इंक्रीज है, कुल भार में वृद्धि। वो ऐसे ही लिखना आपको और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अब 5 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 जो है वो 2.8 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक तरफ आएगा आपका टोटल वेट इंक्रीज। ठीक है, यहां तक चल गया आपको पता। अब 2.8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 आ जाएगा, 14 केजी। और दूसरी तरफ आ जाएगा टोटल वेट इंक्रीज, कुल भार में वृद्धि। अब देखो ये कुल भार में जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई? 14 किलो की। अब ये वृद्धि क्यों हुई? किसके कारण हुई? नए व्यक्ति के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया व्यक्ति आया ना वो पुराने व्यक्ति से 14 किलो क्या होगा? भारी होगा, ठीक है ना। तो देखो पुराने व्यक्ति का वेट कितना आपके पास? 38 केजी और नया व्यक्ति 14 केजी भारी है। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? 38 केजी प्लस 14 केजी। तो 38 प्लस 14 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 52। तो नए व्यक्ति का भार आपका 52 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उनके बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपये है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल आपको बताना है। तो देखो एक तरफ आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया, पहली वस्तु, और यहाँ पे ये आ गई दूसरी वस्तु। अब इनके जो क्रय मूल्य की रेशो आपको दी हुई है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, वो रेशो कितनी दी है? पहली वस्तु के कॉस्ट प्राइस की रेशो 4 दी है और दूसरी के कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी दे रखी है? 5। अब पहली वस्तु को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है कितने प्रतिशत का? 10% का। अब 10% का मतलब क्या है? 10/100। और 10/100 को जब आप काटोगे तो कितना आएगा? 1/10। ठीक है ना। अब ये जो डिनोमिनेटर में 10 होता है ये रेशो होती है किसकी? कॉस्ट प्राइस की रेशो। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो 10 आ गई। अब सेलिंग प्राइस की रेशो क्या आएगी? देखो जब प्रॉफिट हो रहा है आपके पास
तो ये जो 1 लिखा है ना न्यूमरेटर में, ये क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, 1 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 11 होगा। ठीक है, अब देखो पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 10। अब देखो वस्तु एक ही है, उसका क्रय मूल्य अलग अलग आ गया, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो अलग अलग नहीं हो सकता। क्रय मूल्य जो है हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ आपको क्रय मूल्य दोनों जगह क्या करना है, सेम करना है। तो सेम कैसे होगा, आप 4 को 10 से गुना कर दो, 4 को 10 से गुना कर दो। तो जब आप 4 को 10 से गुना करोगे ना, तो ये दूसरी तरफ जो 5 लिखा है ना, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, इसको भी 10 से गुना करनी पड़ेगी। तो 4 को 10 से गुना किया, यहाँ कितना आ गया, 40। और ये जो आया आपका कॉस्ट प्राइस 10, इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से, तभी ये भी 40 बनेगा। ठीक है ना, तो अगर 10 को 4 से आपने गुना किया तो 11 को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस की रेशो आ जाएगी 44। अब देखो पहले वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसकी रेशो दोनों जगह क्या आ गई, सेम आ गई, 40 और 40। अब अगली वस्तु की बात करते हैं, दूसरे वाली की। दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस की रेशो है वो कितनी बनी, 5 गुना 10, 50 बन गई। ठीक है, अब दूसरी वस्तु को बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ प्रतिशत, वो कितने का हो रहा है, 20% का। 20% का मतलब 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5। अब ये डिनोमिनेटर में 5 है, ये फिर से किसकी रेशो आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस की रेशो। और सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी बनेगी, 5 + 1, 6 आ जाएगा सेलिंग प्राइस की रेशो। अब देखो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है उसकी रेशो 50 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी 50 ही करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये 5 को आपको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 5 को अगर आपने 10 से गुना किया तो 6 को भी 10 से गुना करनी पड़ेगी, तो दूसरे वस्तु की जो सेलिंग प्राइस की रेशो है 60 बन जाएगी। यहाँ तक पता चल गया आपको। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला है उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 480 रुपये है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर है वो 480 रुपये है। तो हम रेशो में देखते हैं कि दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में कितना अंतर है। तो देखो एक वस्तु का जो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस का रेशो 44 है, और दूसरी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशो कितना है, 60। तो देखो 44 और 60, इन दोनों रेशो में कितने का अंतर है, 16 का। और ये 16 रेशो किसके इक्वल है, 480 रुपए के। ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर है वो 480 रुपये है। तो रेशो में अंतर जो है वो 16 आ रहा था, और एक्चुअल में 480 रुपये है, तो 16 रेशो जो है 480 रुपये के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आएगी, 480/16। ठीक है, और 480/16 करोगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा, 30 रुपये। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 30 रुपये। अब आपको निकालना क्या है, उसने बोला है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल क्या होगा। अब देखो जो पहली वस्तु है उसके क्रय मूल्य की रेशो कितनी है, 40। तो पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो क्या बन जाएगा। अब देखो एक रेशो की वैल्यू 30 रुपये निकाली हमने, और अगर हमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हमें 40 रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर एक रेशो की वैल्यू 30 है तो 40 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 30 × 40। तो जो पहली वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, 1200। 30 × 40 कितना होगा, 1200 ही होगा। तो ये पहली वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसकी रेशो कितनी है, 50। तो एक रेशो की वैल्यू आपकी कितनी है, 30। 50 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
50 इंटू 30 1500। तो इसका मतलब है दूसरी जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1500 रुपये। यहां तक पता चल गया आपको। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है उनका योगफल निकालना है आपको। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1200, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1500, दोनों को प्लस कर लो, कितना आ गया 2700। तो ये आ जाएगा दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उनका योगफल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 7350 है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याओं का जो रेशो है वो आपको 2:3 दे रखा है। तो हम जो फर्स्ट नंबर है आपके पास पहली संख्या है उसकी रेशो देखो कितनी दी हुई है 2। तो फर्स्ट नंबर को हम क्या मान लेते हैं 2x, और सेकंड नंबर जो है उसकी रेशो कितनी दे रखी है आपको 3, तो सेकंड नंबर को आप 3x मान लो। ठीक है ना। अब देखो 2x और 3x का एलसीएम कितना होगा 6x। 2x और 3x का एलसीएम कितना होगा 6x, और इनका एचसीएफ कितना होगा x होगा, क्योंकि x दोनों में क्या है कॉमन है, तो एचसीएफ आ जाएगा x और एलसीएम आ जाएगा 6x। अब क्वेश्चन में बोला है कि उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल। तो देखो लघुत्तम समावर्तक आया इनका 6x और महत्तम समावर्तक आया आपका x। अब बोला इन दोनों का गुणनफल, तो 6x गुना x करोगे आप तो कितना आएगा 6x², और दोनों का गुणनफल कितना दिया आपको 7350। तो इसका मतलब ये 6x² जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 7350 के इक्वल। यहां से आप x² की वैल्यू निकाल सकते हो। 6 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो 7350 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप काटोगे तो देखो कितना आएगा, ये 6 1 द 6 आ जाएगा, 1 बचा 13 बना, 6 2 द 12, 1 बचा 15 बना, 6 2 द 12, 3 बचा 30 बना, 6 5 द 30। तो काट के कितना आएगा 1225। तो x² की वैल्यू आ गई 1225। तो लेफ्ट साइड में जब आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 1225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35। जब आज x की वैल्यू आपके पास 35 आ गई ना, तो देखो फर्स्ट नंबर निकल आएगा हमारा। फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 2x, और x की वैल्यू कितनी है 35। तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा आपका 2 गुना 35, और 2 गुना 35 करोगे कितना आएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाला नंबर कितना बन जाएगा, दूसरे वाले नंबर क्या था 3x, x की वैल्यू 35 है, तो 3 गुना 35 कितना होगा 105। आपको निकालना क्या है दोनों नंबर्स के बीच का अंतर निकालना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालने को बोला है। तो देखो एक संख्या आपकी आ गई 70, दूसरी 105, दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना है 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 35 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बोला है दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग जो है और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो 148 दिया हुआ है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो आपको 140 दिया हुआ है। तो यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो दो धनात्मक संख्याओं की यहाँ पे बात हो रही है, तो दो धनात्मक संख्याएं एक ले लेते हैं हम x। तो x तो हमें 16 दिया ही हुआ है,
एक संख्या तो बोल रहा है ना उसने 16 है, और दूसरी संख्या मान लो आप 22, तो ये 22 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने यहां पे लगा दिया। अब इन दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ का योग है ना, तो दो संख्याएं तो हमारी आ गई, एक 16 आ गई, एक आ गई 22 हमने कंसिडर कर ली, क्योंकि 22 हमें निकालना है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 148, ये लिख लिया आपने। और एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है, तो एलसीएम माइनस एचसीएफ, अंतर कितना दिया आपको, 140। यहां तक पता चल गया आपको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहां से हमारे पास ये दो इक्वेशनें बन गई। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है एक दूसरे से। तो देखो, जब घटाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज। ये एलसीएम प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस लिखा है तो इसकी जगह प्लस आ जाएगा, और 140 प्लस का है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ जाएगा। देखो, एक एलसीएम प्लस का, एक एलसीएम माइनस का, तो ये कट गया। एचसीएफ प्लस का और ये एचसीएफ प्लस का, एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना बन गया, 2 HCF। जैसे x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है ना, वैसे ही HCF प्लस HCF कितना हो गया, 2 HCF, इक्वल टू 148 में से 140 माइनस किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आपको HCF निकालना है, तो 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 2 क्या होगा, 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और 8/2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो HCF हमारे पास निकल के आ गया कितना, 4। अभी हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये जो आपके पास दो इक्वेशंस बनी ना, इनमें आप एचसीएफ की वैल्यू 4 पुट कर दो। तो ये जो पहले वाली इक्वेशन है ना, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 148, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ की जगह कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो देखो क्या बनेगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ, एचसीएफ आपने 4 निकाला, और दूसरी तरफ कितना है, 148। आपको एलसीएम निकालना है तो 4 दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और 148 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकला है आपका, 144, और एचसीएफ 4। यहां तक पता चल गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का जो एलसीएम होता है ना और एचसीएफ होता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है उन दो नंबर्स। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज आप पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, एलसीएम कितना निकाला आपने, 144, तो एलसीएम की जगह लिख दो 144 इंटू एचसीएफ 4 निकाला। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको, मतलब जो एक नंबर आपको दिया है वो कितना दिया है, 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। और बाई जैसे आपको बताया मैंने, हमें निकालना है, तो 144 इंटू 4 आ जाएगा। ये जो 16 राइट साइड में है ना, इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी तरफ कितना आएगा, 22 आ जाएगा। 22 बचा दूसरी तरफ। अब 16 से ये 144 कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, और 9 इंटू 4 कितना होगा, 36। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 36। तो एक नंबर आपको 16 दिया हुआ था और दूसरा नंबर क्या निकल आया, 36। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है
कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है और 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 870 है, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात आपको दे रखा है, रेशो जो आपको दे रखी है वो कितनी दी है, 7:5। तो यहाँ पे मैंने ये बॉयज लिख लिया और यहाँ पे गर्ल्स आ जाएंगे। अब बॉयज की रेशो कितनी है 7, गर्ल्स की रेशो कितनी है 5। अब 7 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 70, और दूसरी तरफ 5 भी 10 से मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 50, क्योंकि रेशो में तो फर्क पड़ेगा नहीं। अभी भी रेशो कितनी रहेगी, ये 7:5 ही रहेगी, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। ये मैंने 70 और 50 क्यों किया, क्योंकि देखो आपको बोला है यदि 60% लड़के, तो लड़कों की रेशो मैंने 70 ले ली, क्योंकि 70 का जब आप 60% करोगे ना तो वो आएगा 42। और अगर मैं यहाँ पे 7 ही रहने देता तो 7 का जब आप 60% करते ना तो पॉइंट में आ जाना था, फिर आपको सोल्व करने में दिक्कत आनी थी थोड़ी सी। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 7 को 70 कर लिया, 5 को 50 कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला क्या है कि यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है। अब देखो 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम लड़के कितने हैं, 60%। तो यहां मैं लिख लेता हूं लेस देन और इक्वल टू 14, 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम, ये मतलब है उसका। लड़के कितने हैं 60% और लड़कों की रेशो कितनी है कुल 70, तो 70 का जब आप 60% करोगे कितना आएगा 42 आ जाएगा, 42। तो 70 में से इसका मतलब 42 लड़के ऐसे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष है या फिर 14 वर्ष से कम है। और अगर लड़कियों की बात करें तो 40% लड़कियां जो है वो 14 वर्ष या फिर 14 वर्ष से कम है। तो देखो लड़कियों की रेशो जो है वो कितनी है 50 है, तो 50 का 40% जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 20 लड़कियां जो हैं उनकी उम्र 14 वर्ष है या फिर 14 वर्ष से कम है। अब बचा 14 वर्ष से ज्यादा वाला, ग्रेटर देन 14, 14 वर्ष से ज्यादा। अब देखो अगर लड़कों की बात करें तो कुल लड़के थे 70, इसमें 42 जो हैं 14 वर्ष के हैं या 14 से कम है, तो कितने होंगे जो 14 वर्ष से ज़्यादा के होंगे, 70 में से 42 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसका मतलब 28 लड़के जो हैं वो 14 वर्ष की आयु से ज़्यादा वाले होंगे। और लड़कियां कितनी होंगी 14 वर्ष से ज़्यादा वाली, 50 में से 20 माइनस कर लो, कितने 30। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है। तो जो 14 वर्ष से अधिक वाले विद्यार्थी है ना उनकी संख्या कितनी है 870। देखो अगर रेशो में हम बात करें तो कितने बॉयज ऐसे हैं जो 14 वर्ष से ज़्यादा वाले हैं 28, और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो 14 वर्ष से ज़्यादा वाली हैं 30। तो 28 और 30 कितना होगा 58। तो रेशो में कितने विद्यार्थी हैं जो 14 वर्ष से ज़्यादा वाले हैं 58 रेशो में, और एक्चुअल में कितने हैं 870। ठीक है, तो इसका मतलब 58 रेशो जो है वो 870 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से एक रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 870 बटा 58। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो रेशो में कुल विद्यार्थी कितने हैं, बॉयज आपके कितने हैं 70 और गर्ल्स कितनी है 50। तो रेशो में कुल विद्यार्थी कितने हो गए 70 और 50 120। तो इसका मतलब आपको 120 रेशो की वैल्यू निकालनी है।
तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास 870/58। आपको वैल्यू निकालनी है 120 रेशियो की, क्योंकि 120 रेशियो की वैल्यू आपको क्या देगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो एक रेशियो अगर 870/58 है तो 120 रेशियो किसके इक्वल होगी, 870/58 गुना 120। ठीक है ना। अब देखो 58 जो है वो 2 से कट जाएगा, 29 आ जाएगा, और 120 भी 2 से कटेगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 29 से 870 कटेगा, 29 को 3 से करोगे कितना आएगा, 87 आ जाएगा, और साथ में एक 0, 30 आ गया। तो कुल मिला के आपके पास बचा कितना, 30 गुना 60, और 30 गुना 60 जब आप करोगे तो कितना आएगा, वो 1800 आ जाएगा। तो 120 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 1800। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा और 12 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ जाती है तो पूर्व दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो हमें यह निकालना कि अगर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना, तो वो 1 घंटा और 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है ना। डिस्टेंस निकालना, आपको दूरी निकालनी है आपको सबसे पहले। तो देखो टाइम कितना दे रखा आपको, टाइम दे रखा आपको 1 घंटा 1 आवर एंड 12 मिनट। अब देखो ये जो मिनट है ना, इसको आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 12 मिनट का मतलब क्या होगा, 12/60 आवर्स, क्योंकि 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1 मिनट में कितने घंटे, 1/60 घंटे। तो 12 मिनट में कितने घंटे, 12/60 घंटे। 12/60 को जब आप काटोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 12 मिनट में कितने घंटे हुए, 1/5 घंटे। तो देखो एक तो हमारे पास पहले ही था, 1 घंटा तो पहले ही था, और 12 मिनट को घंटों में जब चेंज किया तो कितना आया, 1/5। तो कुल मिला के एक सही 1/5 घंटे आ जाएंगे। और ये मिक्स फ्रैक्शन बना, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा अब ये। ठीक है ना। तो टाइम आप यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हो अब आप। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना। तो स्पीड तो आपको दी है 80, टाइम हमने निकाल लिया 6/5। अब 5 से ये 80 घटेगा तो 16 आ जाएगा, और 16 गुना 6 कितना होएगा, 96 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आ गई आपकी दूरी। अब बोला है कि अगर ट्रेन की जो चाल है उसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी जाए। अब देखो ट्रेन की पहले चाल कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, और जब इसमें आप 25% की बढ़ोतरी करोगे ना, तो नई स्पीड क्या आ जाएगी, NS का मतलब न्यू स्पीड, वो आ जाएगी 80 गुना 25% की बढ़ोतरी आपने की तो 125/100 आ जाएगा। ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से ये 125 कटा तो 25 आ गया, और 5 से ये 10 कटा तो 2 आ गया, और 2 से ये 8 कटा तो 4 आ गया। कुल मिला के 4 गुना 25 तो आ गया आपके पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नई स्पीड तो आपकी ये आ गई। ठीक है ना। तो नई स्पीड आपकी आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने बोला है कि पूर्व दूरी के 25/3 भाग को, अब जो पहले आपने दूरी निकाली ना 96 किलोमीटर, उसका 25/3 भाग आपको निकालना है। ठीक है।
पहले जो दूरी तय की थी ना ट्रेन ने, कितनी की थी, 96 किलोमीटर। तो अभी नया जो डिस्टेंस होगा, नई दूरी, न्यू डिस्टेंस, वो कितना होगा, 96 का 25/3, यही बोला ना उसने। तो ये 96 जो है वो 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है ना। तो नया जो डिस्टेंस आ गया आपके पास, नई जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 32 गुना 25 किलोमीटर। इस इनको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आगे काटने में आसानी रहेगी। अब देखो हमें क्या निकालना है, अभी टाइम निकालना है। टाइम ही बोला ना निकालने को उसने। उसने बोला है कि पूर्व दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सा, ये नए वाला डिस्टेंस कितना है, 32 गुना 25, और नए वाली स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 25 से ये 100 कटेगा तो 4 आएगा, और 4 से ये 32 कटेगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 क्या आ गया, घंटे, 8 घंटे। ठीक है ना, तो इतना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में लगातार डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।